अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, एक तरफ जहां मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है बहुत कशीदा है और कभी एमओयू साइन होता है तो कभी जंग शुरू हो जाती है अमेरिका और ईरान के दरमियान में, और कहीं सुलह की बातें फिर से शुरू हो जाती हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान भी मुज़ाकरात के लिए दोबारा से तैयार है और अमेरिका भी तैयार है, लेकिन इसी सारे अमल के दौरान एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो फ़लस्तीन के हवाले से है, वो वहां पर हो रही है। अमेरिका ने बाकायदा तौर पर जो वहां पर यानी बैतुल मुकद्दस के अंदर अपना सफारत खाना जो है तामीर करने का मुआहदा कर लिया इसराइल के साथ। बज़ाहिर तो ये कोई ऐसी बात नहीं लगती, लेकिन ये बहुत बड़ी बात भी है, क्योंकि इस सारे मामलात के दरमियान में जो पूरी दुनिया की नज़रें जो थी अमेरिका और ईरान पर लगी हुई थी, फ़लस्तीन का जो मसला है वो बैक बर्नर पे हमें नज़र आ रहा था। अब ये जो तामीर हो जाता है और अमेरिका जो है उसको तस्लीम कर लेता है बैतुल मुकद्दस का जो इलाका है वो उसको दारुल हुकूमत समझ लेता है इसराइल का, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम ये समझते हैं कि इसराइल का ये इलाका है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि बैतुल मुकद्दस का जो मामला है, पाकिस्तान का जो अपना मौका है वो भी है कि 1967 से पहले के जो हालात हैं उसके ऊपर चीज़ें जाएंगी। अगर 1967 की बात करूँ तो बैतुल मुकद्दस जो था इसका जो कंट्रोल था वो उर्दन के पास था। इससे पहले जो कंट्रोल था वो ऑटोमन एम्पायर के पास था, और उर्दन जो था वो बैतुल मुकद्दस जो था वो फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत जो है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद भी हुई थी जब इसराइल बना था, उस वक्त भी ये फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत था। अब इसके दारुल हुकूमत को इसराइल के लिए मान लेना, इसका मतलब यह है कि फ़लस्तीन का जो मसला टोटल ना सिर्फ बैक बर्नर पर चला गया बल्कि उसकी बुनियादी चेंज आ गई है। आज इस मौजू पर बात करेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान से कहा है कि NFC अवार्ड जो है इस पर दोबारा से गौर किया जाए, और ये जो कहा जाता है कि पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर सूबों को जो है वसाइल और जो हिस्सा है मुल्क के बजट के अंदर से वो मिलना है, वो ठीक नहीं है, बल्कि इसको सेंट्रलाइज किया जाए, इसको मसाइल को देखा जाए और वसाइल को देखा जाए, उस हिसाब से इसका फैसला किया जाए। अगर इसके ऊपर बात आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली जो सूबों का जो NFC अवार्ड है उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं, तो चीज़ें किस तरफ चले जाएंगी। एक और अहम मौजू जिस पर हम बात करेंगे है वो पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर जो लेवी है उसको ऑलमोस्ट दुगना कर दिया गया। यानी यहाँ मुल्क के अंदर डिमांड की जा रही थी कि जैसे जैसे इस वक्त दुनिया के अंदर ऑयल की जो कीमतें कम हो रही हैं, यानी $70 से प्लस कुछ आ चुकी हैं, तो इसमें पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए। लेकिन जब आप लेवी बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली ये कीमतें जो हैं वापस नहीं आ सकेंगी। आज इसी मौजू पर बात करते हैं। मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं मेरे पहले मेहमान ख्वाजा अयूब नसीम साहब, इनके साथ बैठे हैं चौधरी रियाज साहब स्टूडियो के अंदर, और शबान अख्तर साहब जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे, इनसे बात करेंगे कि इससे मुल्क की मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर जो हैं मोहम्मद मेहंदी साहब, जो इस हवाले से एक अथॉरिटी रखते हैं। सबसे पहले मेहंदी साहब आपकी तरफ आऊँगा, क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी एहसन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, फलस्तीन का जो मामला है ना, वो अमेरिका ने आज से 2 साल पहले ही कह दिया था कि बैतुल मुकद्दस के अंदर हम अपना सिफारत खाना शिफ्ट कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे वहां पे जो सिफारत खाना था वो आज भी बिल्डिंग में काम कर रहा था। अब उन्होंने ये किया है कि वहां पे परमानेंट अपनी बिल्डिंग बनाने का एक बाकायदा मुआहदा कर लिया है। तो आप इसको जो है उसका प्रीवियस जो मामला था उसके साथ इसको जोड़कर देखेंगे कि अमेरिका जो था वो पहले से ही ये समझता था कि बैतुल मुकद्दस जो है वो इजराइल का हिस्सा है। तो उसने जो है उसको अब मजीद कंफर्म कर दिया है कि वो इसी लाइन के ऊपर काम कर रहा है। और आपने देखा होगा कि जिस वक्त ईरान की जंग रुकी है तो उसने कहा कि ये अब ज्यादा बेहतर मौका होगा कि हम इब्राहिम अकॉर्ड के लिए ज्यादा काम कर सके, और जो मुसलमान ममालिक है, बल्कि उसने सऊदी अरब का नाम दिया कि उनको जो है अब इस जंग के बाद जो है इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने लगे। तीसरी बात यह है कि वो ये बात बार बार कर रहे हैं कि जो इजराइल की सिक्योरिटी है वो हमारे लिए मुकद्दम है, और हम जो है वो इजराइल की सिक्योरिटी के मामले में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और आपने देखा कि ईरान ने भी जो एक MOU के ऊपर साइन किए हैं, उस MOU के अंदर जो है वो फलस्तीन के मौजू के ऊपर कोई ईरान की तरफ से भी डिमांड सामने नहीं आई है। और उस मौजू को जो है वो बाकी मसलन ईरान ने जो है वो लबनान की बात की है, लेकिन ईरान ने जो है वो फलस्तीन की बात नहीं की। तो इसका ये साफ मतलब हुआ कि फलस्तीन जो है एक इंडिपेंडेंट मामला है और उसको इंडिपेंडेंटली देखा जाएगा। तो जो ये डेवलपमेंट है इसको भी आप इसी अंदाज के अंदर देखें कि ये चीजें जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट मामला है कि इसका दूसरा मतलब ये है कि ये समझे खत्म हो गया?
देखिए असल में बात यह है कि जो फलस्तीन का मामला है ना जी, वो 1948 से लेकर आज वाले दिन तक ना खत्म इसलिए नहीं हो सका कि जो फलस्तीनी खुद है ना वो उसे खत्म नहीं होने देते और वो खुद उसके लिए जिद्दोजहद में आगे आगे होते हैं और बार बार हम देख रहे हैं कि वो उन बेचारों के पास ना हथियार है, क्योंकि दूसरी जगहों पे जब हम देखते हैं आज़ादी की लड़ाई तो उसमें हथियार का इस्तेमाल भी देखते हैं, लेकिन फलस्तीन एक वाहिद ऐसी कौम है जो आज़ादी का टोटली जो है वो डेमोक्रेटिक अंदाज के अंदर कोशिश में लगी रहती है। इसलिए उसको खत्म करना जो है ना वो किसी भी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है जब तक कि वहां पर एक भी फलस्तीनी जिंदा है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये मामला खत्म हो जाएगा। हाँ, ये अमेरिका की और इजराइल की ख्वाहिश है कि ये मामला जो है ये इस तरह ही दबा रहे और इस मामले के ऊपर जो है वो दुनिया की तरफ से, लेकिन अब हमने देखा है कि यूरोप की तरफ से ना काफी आवाजें आ रही हैं। हमने देखा कि फ्रांस से लेकर स्पेन तक और स्पेन से लेके आयरलैंड तक और आयरलैंड से लेके इटली तक वहां से भी इस पर आवाज। अच्छा, इसमें मैंने सिर्फ एक बात तो है ना कि इब्राहिम अकॉर्ड तो आप मेरा ख्याल है वो जो ट्रम्प साहब उसके हेड भी है, वो सारा वो जो बना था पिछले दिनों में, तो अगर अमेरिका अकॉर्ड तो वो चीज नहीं है, नहीं वो एक अलग चीज है, लेकिन वो जो गजा के ऊपर बनाया गया था, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो बॉडी भी बनी थी उसका हेड चूंकि अमेरिका था और अमेरिका जो है उसके जो ट्रम्प साहब हैं वो उसको देख रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं। अगर अमेरिका ही वहां पर अपना सिफारत खाना खोलकर ये कहता है कि हम मानते हैं कि बैतुल मुकद्दस जो है वो इजराइल का हिस्सा है, तो इससे तो सारा का सारा पूरा का पूरा जो मसला है वो तो खराब हो जाएगा। देखिए मसला तो ऑलरेडी खराब है और मसला तो जो है वो ठीक होने का नाम भी नहीं ले रहा है और अमेरिका की किसी दिन ये पॉलिसी नहीं थी कि वो कोई फलस्तीन का हमायती है। तो इसलिए मसला तो जो है वो जूं का तू है। ये जो गजा की फ्रेंडशिप का एक बनाया गया था, आप देखिए उसमें $10 बिलियन को प्लेज करने की बात हुई थी, लेकिन आज वाले दिन तक जो है उसके अंदर ₹1 भी शामिल नहीं है। तो इसलिए जो है ये तो बुनियादी तौर पे ट्रम्प और ट्रम्प की फैमिली का एक बिजनेस का प्लान है और आपने देखा होगा कि उन्होंने जो गजा की शक्ल अपने उसमें दी थी उसके अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स थी जो समंदर के किनारे पर और दुनिया जो है सारी वहां पे सैरो तफरी के लिए आए, तो वो तो इसको इस अंदाज के अंदर देख रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर किसी को ये उम्मीद है कि अमेरिका जो है वो इस मसले को 1967 से पहले वाले तरीके से हल करवाएगा, तो मैं एक स्टूडेंट के तौर पे मैं तो नहीं समझता कि ऐसा कोई उसका इरादा है। ठीक हो गया। मैं साहब एनएफसी वार्ड पर आप क्या कहते हैं? वर्ल्ड जो है बैंक जो है उसकी डिमांड आई है कि असल में डिमांड जो होती है ना ये चीजें चलती रहती हैं, इसको ये ना समझे कि ये कोई बाइंडिंग बात है। ये उन्होंने पाकिस्तान को एक मशवरा दिया है कि पाकिस्तान को जो है वो इस अंदाज के अंदर भी सोचना चाहिए और चलना चाहिए। तो ये एक बात है और इसमें क्योंकि पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है और पाकिस्तान जो IMF के प्रोग्राम के अंदर है, तो पाकिस्तान को जो है वो इस तरह की बातों को सुनना पड़ता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इन बातों पर अमल भी बजट के बारे में हमारे ये जो लीडरशिप है उसने ये कहा था कि हमें IMF की डिक्टेशन जो है उसको देखना पड़ा और उसके मुताबिक बजट बनेगा। आप कैसे समझते हैं कि हम इसे इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, वर्ल्ड बैंक और IMF में फर्क है ना। आपने IMF के साथ एक मुआहिदा किया है और अगर आप उस मुआहिदे की शिकों पर अमल नहीं करेंगे तो वो उस मुआहिदे से निकल जाएगा और वो उस मुआहिदे से निकल जाएगा तो वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और जो आपके दोस्त ममालिक हैं उन्होंने जो आपको पैसे दिए हुए हैं वो जरूरी नहीं कि पैसे आपके पास रहें, वो वापस जा सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक के साथ पाकिस्तान का कोई ऐसा मुआहिदा नहीं, पाकिस्तान बाइंडिंग नहीं है किसी चीज के ऊपर कि पाकिस्तान ने ये जरूर करना है। तो ये पाकिस्तान को एक गाइडलाइन है, एक पाकिस्तान को मशवरा है। अगर पाकिस्तान समझता है कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है तो पाकिस्तान इस पर जरूर रुजू करेगा और अगर पाकिस्तान समझता है कि उसके जो मुकामी हालात हैं वो इस बात की इजाजत नहीं देते और वो उसी तरह चलना चाहिए जैसे ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि कोई पेशरफ्त नहीं होगी। दोनों में फर्क है। IMF से बाहर निकलना एक और बात है और वर्ल्ड बैंक की बात ना मानना एक और बात। ठीक हो गया। मेन साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेरे साथ बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया, शुक्रिया जी। अयूब साहब, आप मुझे इसी हवाले से मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये जो सबसे पहले फलस्तीन वाला मामला है जिसके अंदर बाकायदा तामीर करने के लिए अमेरिका ने उसकी मुआहदा भी कर लिया इसराइल से। बहुत शुक्रिया जी। मेहंदी साहब की बातों के साथ मैं मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। देखिए, ये 74 साल पुरानी हिस्ट्री भी आप निकाल लेंगे तो अमेरिका का यही स्टांस रहा है जो आज उसका है और उसका पहले वहाँ कयाम था। एक बिल्डिंग स्टांस और चीज़ है,
बकायदा जब तामीर कर लिया जाएगा तो इसका मतलब देखिए वहां पे तामीर तो उनके पास, वहां पे उनका एक कौंसल जनरल तो बैठता था वहां से पहले भी, ठीक है। अब वो चाहते हैं पूरा इसराइल के साथ उसको होल्ड करना, जो उनका प्लान है इसराइल का, और उसको आशीर्वाद अमेरिका दे ही इसी सूरत में रहा है कि वो चाहता है कि वहां सफारतखाना बना के और इसराइल को वहां पे पूरी प्रोटेक्शन मिल जाए और वो अपने पाँव और मजीद फैला ले। तो मैं समझता हूँ ये एक उनकी चाल है, एक नया एक स्टंट है कि जिससे और मजबूती से फलस्तीन पे कंट्रोल किया जाए। और फलस्तीनी जो है वो 70-80 साल से लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और उनका जो मंसूबा है मैं नहीं समझता कि वो अपने इस मंसूबे में, चाहे वो एम्बेसी खोल लें, हाई कमीशन बना लें, 10 बंदे बिठा लें, 100 बंदे बिठा लें, फलस्तीन जिस तरह हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं इस तरह फलस्तीन भी अपने लिए लड़ रहा है, तो मुझे नजर नहीं आता। ये हो सकता है खून रेजी हो, शहादतें ज्यादा हो जाए, लेकिन अगर इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर उस पर कंट्रोल करना चाहता है तो बहुत मुश्किल है। मेहंदी साहब ने ये भी बातें ठीक है की है कि यूरोपियन को उसमें बहुत बड़ा स्टैंड लेना चाहिए था और उनको फलस्तीन के लिए इतनी बातें करनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि ईरान को भी अपने जो MOU साइन हुए हैं उसमें फलस्तीन की बात करनी चाहिए थी। लिबनान की उन्होंने की जरूर है, और फलस्तीन की बात भी उनके एजेंडे में आनी चाहिए थी, ताकि उनका इरादा तो पता चलता, अमेरिका का या इस्राइल का इरादा तो पता लगता वो चाहते क्या है। रियाज साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, अवाम इस वक्त बड़ी परेशान है, और ये जो हमारा मौजू है उसके अंदर ये खास तौर पर जो लेवी डबल कर दी गई है, इससे तो पेट्रोल की कीमतें नीचे नहीं आएंगी, और पेट्रोल की कीमतें नहीं नीचे आएंगी तो अवाम जो है वो तो पिसती रहेगी। तो आपकी जमात ने भी कहा था, बिलावल भुट्टो साहब ने, कि जी हम 300 यूनिट जो है मुफ्त देंगे, और फिर 200 यूनिट ये वो लोग भी कह रहे थे। एक तो इससे यूनिट फ्री नहीं हो सकते, दूसरे पेट्रोल की कीमतें अगर वापस नहीं आती तो हुकूमत में आप भी इस पर क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ देने के लिए आज बुलाया। जहाँ तक पेट्रोल की कीमतों का तल्लक है कि पेट्रोल की कीमतें हमारे चेयरमैन ने जब मीटिंग होती हैं, जब हमारे वो उधर दूसरे मैनेज कमेटियों में जाते हैं, वहाँ पर भी वो बात करते हैं कि यार ये पेट्रोल की कीमतें जिस हिसाब से आलमी मार्केट से नीचे आई हैं तो हमें आवाम तक इसका फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कि हर दफ़ा हुकूमत के नुमाइंदगान जो भी हैं वो लॉलीपॉप दे देते हैं कि जी बिल्कुल इस पर हम करते हैं। मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूं कि ये अवाम के साथ ज्यादती है, बल्कि मैं तो खुद सोच रहा था कि ये जो 30 तारीख गुजरी है इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करेंगे, चलो कम ज्यादा नहीं को 25-30 रुपए का मजीद रिलीफ दे देंगे, जो कि नहीं दिया, क्योंकि इस टाइम आलमी मार्केट में तेल गालबन आ गया $67, 70 के राउंड अबाउट अभी चले कर लें, चलो 70 कर लें, 70 कर लें, तो इसका हम सारा कच्चा चिट्ठा निकालते हैं। जब तो मेरा ख्याल है कि हमें गवर्नमेंट को इस टाइम 190 रुपए से ऊपर तेल नहीं पड़ता, उसमें सारे टैक्सेस भी डाल लें, उसमें 90 रुपीज इनके भी डाल लें, एक जो जगह लेते हैं जिसमें इनकी सारा कुछ भी आ जाता है। अब इन्होंने बहाना एक लेवी के नाम पे नया निकाल लिया है कि एक लेवी लगा के कह देते हैं जी टैक्स है ना, टैक्स वही ना, वो एक टैक्स है, एक वो जगह ही कह लेना करके के इनके पास रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए और तो कोई चीजें होती नहीं है, तो ये करते क्या है कि बहाने ढूंढते हैं, आसान तरीका कि यहाँ से ले लो भाई, जाके आप FDR को पकड़ो, जो टारगेट देते हो उनको क्यों नहीं उनसे टारगेट अचीव करवाते, क्यों वहां सिफारिशें करते हो कि यार इस कंपनी को छोड़ दो, क्यों कहते हो मियां मंशा को छोड़ दो, क्यों कहते हो चौधरी मनीर को छोड़ दो। हम तो ये नून लीग वालों को पीटते हैं कि खुदारा इस मुल्क का सोचो, इनका अपनी जातियात का ना सोचो, अपने जातियात में जो आपने बैठाए हुए हैं बड़े बड़े मगरमच्छ उनका ना सोचो, इस अवाम गरीब अवाम का। चलो इसके ऊपर मैं पीपल्स पार्टी वाले बड़े मासूम है, मेरे भाई हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, जब कोई जुर्म होता है ना तो उसमें जो जुर्म करने वाला है उसके जो जितने साथी होंगे, मुशावरत करने वाले होंगे, वो भी उस जुर्म में उतने ही बराबर के शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी वाले कितने मासूम है कि कहते हैं हमें तो पता ही कुछ नहीं है, हमने ये नहीं कहा। आप छोड़िए बाबा, आप हुकूमत से इलाजी का ऐलान करें ना, अवाम तो इस वक्त ये तवक्को कर रही है। ठीक हो गया, इसमें भी आते हैं, जरा शुबान साहब की तरफ आना चाहता हूँ। शुबान साहब, आपका ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी और ट्रेडर्स कम्युनिटी से है, इस वक्त ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर ये नीचे आती हैं कीमतें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आएगी, और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर इकोनॉमी के ऊपर है वो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। किस तरह आप देख रहे हैं कि $70 के राउंड अबाउट, अभी ये बता रहे 67, मैं चले 70 तक तो मैंने भी सुना, 71 72 तक
अगर कीमतें इतनी नीचे आ गई हैं तब भी रिलीफ नहीं है, तो क्या मुल्क जो है, ये जो हुकूमत है, ये मुल्क की दुश्मन है या इकॉनमी की दुश्मन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन भाई, ये पेट्रोल की कीमत, आप फ्यूल की कीमत अब आलमी मंडी में तो उस जगह वापस आ गई है जंग से पहले, जहाँ से $71 या $70 फी बैरल थी। हम तवक्को कर रहे थे, उस वक्त भी कीमत ज़्यादा थी। हम चाहते थे कि कास्ट ऑफ डूइंग कम हो, चूँकि ये फ्यूल्स जो हमारा जो मेजर इन्हिसार सनत पे है या ज़राअत पे है, दोनों शोबा है ज़िंदगी में इसका मेन करदार है। अगर ये कास्ट ऑफ डूइंग हम कम नहीं करते तो इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आवाम पे आता है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, कास्ट ऑफ डूइंग ज़्यादा होती है, रेवेन्यू का अमल रुक जाता है, कम हो जाता है। इसी तरह फिर आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो रीजन में वाइबल नहीं रहते, और अगर वाइबल नहीं रहेंगे तो आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकेंगे। करंट डेफिसिट कैसे पूरा होगा, कैसे जो खसारे का बजट हम वो तो इसका ताना बाना मिलता है हमारे पैदावारी बजट से। तो हम पैदावारी बजट नहीं रखते, हम रखते हैं कलेक्शन का बजट। कलेक्शन के लिए हम आर्जी तौर पे तो वो चीज़ें कर लेते हैं कि चलें अब इस तरह कदगन लगा के, इस तरह कदगन लगा के हम ये चीज़ें कर लें और IMF को राज़ी कर लें, लेकिन पैदावारी की तरफ नहीं आएंगे तो मौजूदा सर्कमस्टांसेस में जितना रगड़ा जंग के दौरान हमें लगा है, हम तवक्को कर रहे थे कि ये पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें कम होंगी, फर्नेस ऑयल कम होगा, एनर्जी रेट्स कम होंगे, तो हम कॉस्ट ऑफ डूइंग में ईजी हो जाएंगे। देखिए खेती बाड़ी में भी ज़रा ट्रैक्टर से लेके जितनी भी मशीनरी है वो उसका भी ट्यूबवेल का इसी पे इन्हिसार है। अब ये पेट्रोल बढ़ा, डीजल बढ़ा, हमारा जो कंटेनर यहाँ लाहौर से कराची 2 लाख में जाता था वो 3.5 लाख रेट हो गया उसका किराया। इसी तरह जो एक मजदा है वो 80,000 से 1,50,000 हो गया, अभी वो वही मौजूद है। इन हालात में हम किस तरह वाइबल होंगे कि एक्सपोर्ट कर सकें? ये तो है एक फिनिश गुड का अफेक्ट। अगर हम रॉ मटेरियल से, खाम माल से लेके जो ज़रूरियात प्रोडक्शन जितनी भी है उसमें एनर्जी कास्ट भी है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं तो वो ये जो PVC, दाना, प्लास्टिक, पॉलीथीन, एवरीथिंग कितना अफेक्ट आया कि हम यहाँ उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे अपने मुल्क के लिए, हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो मेरी हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है, खुदारा ये जो बजट है ये आप पैदावारी बनाएं। जब आप बजट पैदावारी रखेंगे, ये जो 338 अरब आप बेनजीर इनकम सपोर्ट में, या जो आप अपने जो इखराजात हैं उसमें कट नहीं लगाते, या ये जो तरक्याती काम आप कर रहे हैं, बनी हुई सड़कें तोड़ तोड़ के बना रहे हैं, जो सड़कें आप डबल करने जा रहे हैं, ये लोन लेके कौन करता है? मैं अपना घर तोड़ूंगा लोन लेके, मुझे किसने अक्लमंद कहना है? हम अपना बनाएं, पैदा करें, अपनी मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करें, तो जितना मर्जी मुल्क भी खूबसूरत बनाएं, जितने मर्जी हम सड़कें बनाएं, रोड बनाएं, तोड़ दें, नहीं बना लें, लेकिन खुदारा कास्ट ऑफ डूइंग में और ईज टू डूइंग में आप फैसिलिटेट करें। आप यही पैसा हमें SMEs के लिए, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना, उस पे लगाते। आप वो क्लस्टर यहाँ जो आप जिनके खत्ते पड़े हुए हैं, जिनको उठाने के चक्कर में है, 5,000 इंडस्ट्री को या मूव करने के चक्कर में है, उसके लिए आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के हमें वहाँ बिठाएं, ईज टू डूइंग, कास्ट ऑफ डूइंग में सहूलत दें। आप देखिएगा यही SME जो मुल्क की बैकबोन है, किस तरह मुल्क को मजबूत करती है। आपका जो ट्रेड डेफिसिट है उसको खत्म करके आपको पाँव पे खड़ा करती है, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, आप लीवी लें, टैक्स लें, किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। तो अयूब साहब, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं, ये इनका भी वादा था कि 300 यूनिट जो हम फ्री देंगे, अच्छा इन्होंने भी कहीं नहीं दिया। अब ये कहते हैं हम हुकूमत में नहीं है, सदर भी इनके हैं, फिर उसके अलावा गवर्नर्स भी इनके हैं, और इनकी गवर्नमेंट जो है इस वक्त आप देखें सिंध के अंदर भी इनकी गवर्नमेंट है, और हर जगह ये शेयरिंग इनकी है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि IPPs का जो मामला है उसमें जो आज तक की चीज़ें सामने आई हैं, उसमें जो मेजर IPPs हैं जिसके ऊपर ये सारा पैसा जा रहा है कि वो प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे और पैसे दे रहे हैं, वो या जरदारी साहब के हैं, या नवाज शरीफ साहब के हैं, या कुछ चाइनीज़ के हैं। बुनियादी तौर पर ये नाम भी तकरीबन सामने आ चुके हैं। तो अभी यहाँ रियासत बैठे हुए हैं, ये वावेला भी करते हैं,
गवर्नमेंट के खिलाफ और गवर्नमेंट में भी हैं। तो ये क्या करें? मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं, क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है, हाँ। पीपल्स पार्टी बड़ी देर से भुट्टो साहब के बाद या बेनज़ीर का कुछ टेन्योर रहा है कि उसमें आवाम में उनकी मकबूलियत रही है, और उनके जाने के बाद वो उनका ग्राफ वो नहीं रहा। आसमान से ज़मीन तक का फ़र्क पड़ गया है, जितना आसमान से ज़मीन तक का फ़र्क है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में जाके बिलावल साहब ने कहा जी 45 फॉर्म की आप हिफाजत कीजिए, 47 की मैं हिफाजत करूंगा। और मैंने आपके इसी प्रोग्राम में कहा था कि डिसाइडेड है कि हुकूमत पीपल्स पार्टी ही बनाएगी वहां पे। भाई जब पाकिस्तान यानी में शेयर हर मिल जाएगा चीज- इनको भी। शेयर पाकिस्तान में भी हर चीज, सियासत में, डेमोक्रेसी में हर चीज डिसाइडेड है, तो फिर आप किस चीज की तवक्को करेंगे पीपल्स पार्टी से? करें ना दिलेरी। मुझे बताइए, आईपीपी के मामलात में जरदारी साहब का कितना नाम आया है? कभी उधर से वहां से तरदीद या कोई सोल्यूशन या कोई रियायत का ऐलान सदर पाकिस्तान की तरफ से हुआ है? नहीं हुआ। या प्राइम मिनिस्टर फैमिली से कोई आईपीपी का नाम जो है ना तरदीद हुई है, ना हाँ हुई है, ना हुई है। वहां से रिलीफ का भी मैसेज कोई नहीं आया। भाई जिस तनख्वाह पे आवाम काम कर रही है, मैं वसूख से कहता हूं हमें इसी तनख्वाह पे काम करना है। हमारे पंजाबी में कहते टींडे भांडे जेवर विक जावे। हमें हुकूमत जो भी आएगी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, जो भी आएगी हमारे लिए रिलीफ तो इसी तरह ही मिलेगा जैसे आज मिल रहा है। और हमारे जो बच्चे पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं या फैमिली जाना चाहते हैं, वो इसी तरह जाती रहेंगी, और ताकि अपने फैमिलीज के लिए कोई देखभाल या उनका बंदोबस्त खाने पीने का करते रहे। पीपल्स पार्टी से जी रियासत, इसका क्या जवाब है आपके पास? अंदों से कोई चीज रियासत, मुझे बड़े मेरे भाई ने जो कहा है खुशी हुई है। पहले तो मैं यहाँ से शुरू करता अच्छा हूँ सही कहा उन्होंने कि जो फैमिली खुशी आपको हुई पाकिस्तान है, सही कहा छोड़कर उन्होंने। नहीं, जो पाकिस्तान छोड़कर जाना चाह रही हैं अच्छा। या जा रही हैं, मुझे तो अफसोस हुआ इनकी इस गुफ्तगू पे बहुत ज्यादा कि देखें, हम खाएं पाकिस्तान से, कमाएं पाकिस्तान से, अरबों करोड़ों रुपया पाकिस्तान से कमाएं और गाली पाकिस्तान को ही निकालें कि हम पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। तो अल्लाह उनका भला करे। मैंने गाली नहीं निकाली, मैंने मजबूरी बताई है कोई आवाम मजबूरी, की। ये कोई मजबूरी उनके पास बिजली का बिल देने की मजबूरी पेमेंट नहीं है, बच्चों जिसके की पास- एजुकेशन के नहीं, पैसे नहीं नहीं, है। नहीं, इसका मैं कह लेता हूं, रियासत ख्वाजा ये ख्वाजा जो साहब, एक डंकी मिनट लगाते देखो। हुए जो कश्तियों में पाकिस्तानी डूब गए, वो क्या पाकिस्तान का खा रहे थे? वो सर तो पहली बात कमाने तो के ये लिए है कि बाहर ये गए। कश्तियों में जाने इसमें वाले खुशी हैं। वाली कौन सी बात है? वो तो बेचारे गम और तकलीफ में गए, यहाँ से सर मजीद ये तकलीफ यही मैं क्या ये पहली दफा हुआ है? ये हमेशा हुआ है। और ये पहली जिन दफा लोगों है। ने किया है, सुन तो लो ना, पूरी बात तो फिर सुन लो। जिन लोगों ने किया है, हम भी इसके खिलाफ हैं, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। ये काली भेड़ें हर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, इनको बाहर निकलना चाहिए। जो ये जाली वीजे लेके जाली काम करके लोगों को मासूम जानों का ज़िया करते हैं, वो ये तो आज की चलेगा, बात नहीं। concept है, मुझे concept है। मुझे हुकूमत जो जिम्मेदार है, ऐसे हालात ही नहीं कि रोजगार हो। मैंने सुन तो ले, मैं ज़ियाउल हक दौर का, तो मैं उस दौर का बता रहा हूँ। उस टाइम भी ये लोग जाते थे, उस टाइम भी ये यहाँ से कश्तियों में बैठ के लोगों को निकाला जाता था। ये आज पहली दफा नहीं हुआ और इसको बंद होना चाहिए। इसके ऊपर हुकूमत को सख्ती कर रही है और करेगी। ये तो मैं दो लोगों राय को नहीं रोटी नहीं हमारी। पहुंचाएगी, लोग यहाँ खुदकुशियां करेंगे। आज वैसे मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि ये जो साफ सुथरा पंजाब है उसका एक मुलाजिम था, उसने खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली कि उसको कई माह से तनख्वाह नहीं मिली थी, वो बकायदा जल गया। ये तो मेरा ख्याल इस तरह की खुदकुशी बेहतर के है। वाकयात जो हैं और इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं, लेकिन ये- अवाम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मेरे भाई ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान वाला जो इन्होंने हवाला दिया है चेयरमैन साहब का, मैं उस इलेक्शन में वहाँ चेयरमैन साहब के इलेक्शन में वहाँ मौजूद था और इलेक्शन के बाद आया हूँ जब इलेक्शन हो गया था। ये सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि 47 का आप अंदर पैरा दे लें, तो ना 45 का, सॉरी 47 का मैं आपको गारंटी करता हूँ कोई ऐसा यहाँ सीन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन चलो जो भी वहाँ हुआ इंशाअल्लाह वहाँ बेहतर 4 इलेक्शन दिन हुआ, अवाम नतीजा के नहीं वोट की आया, इज्जत 4 की गई। दिन 3 दिन नतीजा नहीं आया। बहुत सारे 2 सीटों का अभी भी नहीं आया, वो छोड़ दें। उन मुराद बातों ये का, है, वो ये होती है। कौन से इलेक्शन है भाई? चलो मेरी बात, मैं कहने का मकसद चलें ये तो। है कि कुछ परसेंटेज अगर बेहतरी की तरफ जा रही है तो उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते या उसकी हौसला शिकनी ना करें। आप ये सोचें कि वहां पर काफी बेहतर हुआ है, ये नहीं हुआ जो कभी होता था। ठीक है, वहां ये मैं कहना चाहता क्या हूँ। बेहतर दूसरा आपने कहा कि सदर साहब के आईपीपी हैं,
तो मैं बेहतर होता कि आप नाम लेके बता दें। 100 से ऊपर क्या इतनी हुआ दफा है। लिस्टें छप चुकी हैं सर- इसके बाइंड कौन है सर उसको- वो हाँ लिस्टें तो जमात बहुत सारी इस्लामी छपती सारी हैं। लिस्टें ला चुकी सर अभी है। तो मैं कल पढ़ रहा किसी था, ने एक ने इनकार नहीं किया। मैंने कल पढ़ चलें। रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद खाकान अब्बासी साहब आए, 70% IPPs उस टाइम जो है इजाजत दी गई है। ठीक है, मैं खुद खिलाफ हूं कि IPPs को बंद होना चाहिए। ये जो बंद पड़े और हमारे गले पड़े हुए हैं, चलो जब बंद नहीं कर सकते तो खुदा क्यों नहीं बंद कर रहे? ऐसा जरूर कर दे क्यों बंद कि नहीं कर बेशक रहे? मुल्क का बजट कट कर दें, तेरा तरक्याती कर क्यों नहीं इनको रहे? बंद कर हुकूमत दें। में हैं, आप भी हैं, वो भी हैं, हो क्यों नहीं रहा? इनकी इनकी भाई इंटरनेशनल गारंटी सोलर है। सिस्टम से आपको एक्सपोर्ट हो रही है बिजली, आप दे वो आवाम को, आप नहीं देना चाहते चूंकि आप IPPs के वाली वारिस है, ठीक होगा। मालकान है। शबान साहब, ये बड़ी अहम बात है, ये तो बड़े खुश हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। वो कहते हैं जी ठीक है, ये होता रहता है, ज़ियाउल हक साहब के दौर से भी हो रहा था। तो फिर आप जो शोर शराबा करते हैं, ये जो बिजनेसमैन के जनाब यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, यहाँ मिलें बंद हो रही हैं, लोग छोड़ छोड़ को बांग्लादेश जा रहा है, कोई श्रीलंका जा रहा है, तो ये तो फिर इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई खैर है पाकिस्तान की? कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है। IPPs हम तो ये कहते हैं हमेशा, या 50 ख़ानदान बचा लें या मुल्क बचा लें। आज हुकूमत में जो बैठे हैं हमारे जितने भी अरबाब इख्तियार, आज आपस में सिर्फ इतनी मुशावरत कर लें, इसलिए इकट्ठे हो जाएं कि आएँ IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं। सिर्फ ऑडिट हो जाएगा, सिर्फ ये फैसला ही कर लें तो हम समझेंगे कि वाकई इनको मुल्क की सनत से, मुल्क से मोहब्बत है, ये मुल्क के हमदर्द हैं। इतना ऑर्डर जारी कर दें जी, फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, फिर देखिए क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। चूंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, हम इनको बंद नहीं कर सकते। फॉरेंसिक ऑडिट ज़रूर कर सकते हैं, जिसके तहत इनके गिर्द घेरा तंग होगा और मसला हल हो सकता है। आपको, हमें सबको नहीं पता कि अगर एक टोयोटा गाड़ी पाकिस्तान में वो 10 किलोमीटर इंटरनेशनली दे रहे हैं, वो 10 किलोमीटर करती है, पाकिस्तान में 7 क्यों करती है? बाकी 3 किलोमीटर का जो फ्यूल है वो कहाँ जाता है? बंद पड़े IPPs और उनमें कंजम्पशन दिखाई जाती है, सिर्फ इनवाइसें जनरेट की जाती हैं। और फिर बैक पे जब जाएंगे तो पता चलेगा, जब इनके मुआहदे हुए और मुल्कों में भी तो IPPs लगे, वो उधर क्या रेट था, वो किस तरह लगे, यहाँ कैसे लगे, ये सारे ही। अच्छा, इसमें एक और है बात जो मैंने आपसे सवाल किया था, वो ये था कि इस मुल्क की इंडस्ट्री, अगर हम IPPs को संभाला हुआ है बड़े अच्छे तरीके से, शोकेस करके उसको पैसे दे रहे हैं, लेकिन मुल्क की अपनी इंडस्ट्री बंद हो रही है। आपको पता है कि इतनी बड़ी तादाद में इंडस्ट्री इस वक्त जो है ना, पिछले 2 सालों में मुल्क से बाहर जा चुकी है। अगर ये रूटीन का मामला है और ये अच्छी बात है, तो फिर पाकिस्तान को तो इसमें तरक्की करनी चाहिए ना। आपने देखा कितनी मल्टीनेशनल मुल्क छोड़ गई, PNG समेत, लोकल कंपनी ऐसे और जो आपके बंद है हमारी तेजी से। जी, और और हमारी इंडस्ट्री का जो हाल है, अच्छा इसमें आप मुझे बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा? जी, मैं बताता हूँ। हमारा जो एक बहुत बड़ा जो आई थिंक कोई 25 से 30 बिलियन डॉलर तक का वो बजट लेके एक मुल्क, एक इंडस्ट्री हमारी इजिप्ट जाके लग गई है। इसी तरह और मजीद कंपनीज हैं, ये क्यों जा रही हैं? 63% टैक्स दे रहे हैं हम। हमें ईज टू डूइंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग में क्या दे रही है गवर्नमेंट? 80% इंडस्ट्री पहले ही बंद है, जो 20% चल रही है। अब उसके लिए भी इन्होंने इस तरह के एक बेहंगम से प्लान तैयार कर लिए हैं कि 2 अथॉरिटीज हैं लाहौर में, एक रोडा है, एक LDA है। LDA कह रही है अंदरून रिंग रोड जितनी भी इंडस्ट्री है वो बाहर निकल जाए। नोटिस जारी हो रहे हैं, सील कर रहे हैं इंडस्ट्री को। हम डीसील करवा के हमारे पैटर्न इन चीफ अंजम साहब, हमारे सदर फहीम सहगल साहब, सीनियर नायब सदर, हम थक गए हैं डीसील करवा के। और बैरून रोडा बैठा हुआ है, वो कहता है यहां से भी निकल जाएं। मास्टर प्लान दोनों के पास नहीं है कि इंडस्ट्री है कितनी, आगे उसके लिए कहाँ क्लस्टर बनेंगे, कहाँ जोन बनेंगे, हम इनको किधर भेजेंगे, इतनी इंडस्ट्री समाएगी कहाँ। 1980 से इंडस्ट्री लगी हुई है, अब नोटिस आ रहे हैं कि आप इनलीगल हैं। भाई आप इनसे रेवेन्यू लेते रहे, टैक्स खाते रहे, हर अदारे ने उनसे पैसा लिया, आपने क्या वो हलाल ले लिया? अच्छा मुझे ये बताएं, रियाज साहब का जो नुक्ता नजर मुझे समझ आया कि ज़ियाउल हक साहब के दौर से लोग पाकिस्तानी जा रहे थे खुशहाली के लिए, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से इंडस्ट्री जा रही है। मेरी लास्ट में कंक्लूड कर रहा था कि ये सनतकार
बेचारा जो यहाँ बैठा काम कर रहा है, उसको क्या जरूरत है वो बैरून मुल्क जाए या दुबई जाके ऑफिस बनाए? अच्छा, इंडस्ट्री जाने से मुल्क को कोई नुकसान नहीं है? ये जो लेवी बढ़ी है, ये क्यों बढ़ी है कि जब हम अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, मुल्क में वो जो मुल्क इंडस्ट्री चलेगी, उसका टैक्स आएगा, हमारा खजाना भरेगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट वो जो है वो बैलेंस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हम अपने पांव पे खड़े होंगे, हमें ये लीवी टैक्सेस इन चीजों की जरूरत ही नहीं रहेगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगी ना, तो employment मिलेगा। हाँ। अब 5000 इंडस्ट्री है जिसको ये मूव करना चाह रहे हैं अनप्लैंड, अब वो कहाँ जाएंगी? ठीक हो अब गया। तो जितनी चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। मुझे ये नुक्ता नजर समझ आया कि ऊपर जो हुक्मरान बैठे हुए हैं और जैसे उनके नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, उनको इस बात से कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तानी अगर बाहर जा रहे हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, ब्रेन ड्रेन होता रहे, आपका वर्क फोर्स बाहर जा रही है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, इससे रिमिटेंसेस ज्यादा आएंगी, पैसा आएगा, इंडस्ट्री भी बाहर अगर जाके लग रही है तो कोई मसला नहीं। गुजारिश ये है आयतुल्लाह खमेनी की, जो आज मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, तो आपकी बात का जवाब इस तरह है, जो आज उनके बारे में छपा है वो ये है, उनके पास 1 रुपया भी उनका ज़ाती अकाउंट में नहीं पड़ा हुआ। उनकी शहादत के बाद उनके कोई ऐसे महल्लात जो हैं वो सामने नहीं आए, उनकी कोई कंपनियां उनके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, उनका कोई बैंक बैलेंस या कोई ऐसी चीज जो हिडन थी वो आज तक सामने नहीं आई। 50 साल से वो हुकूमत में रहे, वजीर दफा रहे, सदर रहे, बहुत बड़े सुप्रीम लीडर रहे। कौमें इस तरह बनती हैं, यहाँ 3 साल हुकूमत करें तो उसके बाद 3 साल नैब उनके पीछे होती है, फिर अंदर, फिर सिफारिशें, फिर सौदेबाजी, फिर डेमोक्रेसी, फिर मुकमुकाओ। जब मुल्क में इस तरह की हुकूमतें आएंगी, जब वो आएंगी और उनके बाद जब उनकी दोबारा बारी आएगी हुकूमत में आने की, प्रोटोकॉल शुरू हो जाएगा, तो भाई मैं और आप नौकरी के लिए धक्के खाते रहेंगे, हमारे बच्चे, फैमिली मेंबर धक्के खाते रहेंगे। मुझे सद अफसोस हुआ है मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त पे, पीपल्स पार्टी वाले से, वो जो कहते हैं कि जी मैंने झूठ कहा, ये लोग बाहर जा रहे हैं, पता नहीं क्यों सैरो तफरीक के लिए जा रहे हैं। भाई लोगों ने अपने बच्चे सड़कों पे रख के बेचे हैं, प्रेस क्लब के बाहर फैमिलीज खड़ी हुई है अपने बच्चे बेचने के लिए। जाइए ज्वेलरी मार्केट में, लोगों ने अपने बालियां, कोके, दुनिया की हर चीज बिल देने के लिए उसकी हैसियत थी, वो बेच के उसने बिलों। तो यहाँ क्या सबसे ज्यादा पीपल्स ठीक हो गया। रियाज नहीं, अभी मैं बात एक छोटी सी करना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी कहती है बेनजीरी इनकम सपोर्ट बढ़ा दे, मतलब ये है कि उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट अपनी बढ़ा दे, बाकी जो मर्जी जी में मर्जी कर दे रहो। अच्छा रियाज साहब, ये बताएं, ये जो सारा सिलसिला चल रहा है इसमें अभी आपने कहा लेवी बढ़ गई ना, तो आपको तो दर्द हुआ, आपने यहाँ बात की है, ये बिलावल भुट्टो साहब को दर्द क्यों नहीं हुआ, ये उनकी पूरी टीम को क्यों नहीं, ये मुराद अली शाह साहब को क्यों नहीं दर्द हुआ? उन्होंने असम्बली में जब ये बढ़ाई गई है, देखा भी तब तो बजट आया और उसके बाद ये हो गया सारा, तो मैंने तो किसी की कोई स्पीच ऐसी नहीं सुनी, किसी का कोई बयान नहीं सुना, सरसरी तौर पर कोई आ गया तो मैं क्या नहीं कहता, ये इनको क्यों नहीं दर्द हुआ? आप तो काफी है वैसे इस बात मैं आपको क्लियर करता चलूं। पहले तो मैं अपने भाई का जवाब दे लूं, कोई बच्चे बेचने वाला कौन सा बाहर गया है, मुझे ये बता देते बेहतर होता। बच्चे बेचने वाले भाई इधर ही हैं, जो बाहर जा रहे हैं वो बच्चे बेचने वाले नहीं है। जो डूब रहे हैं कश्तियों में वो बच्चे बेचने वाले दूसरा एक मैं आपको बता रहा हूँ, जो हजारों की तादाद, बल्कि सैकड़ों की तादाद में अब तक डूब चुके हैं। मुझे ऐसे लग रहा है मैंने अपनी पार्टी का मौका भी देना, मैंने हुकूमत का मौका बिल्कुल देना, आपको बुलाया गया, आपने बताना है ना। तो भाई ने जब कहा था एलडी और रोडा का कहा था कि इंडस्ट्री को ताले लगाए जा रहे हैं, बाहर निकाला जा रहा है, देखें भाई बात ये है कि लाहौर के अंदर ऐसी इंडस्ट्री है जिनके अंदर टायर जलाए जाते हैं, लाहौर के अंदर ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर लोहा पिघला जाता है और उसका जो धुआं है लोगों को कैंसर बन रहा है, आबादियां बन चुकी हैं हर मुल्क में। दुनिया की कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहां से इंडस्ट्रियां शिफ्ट बाहर नहीं होती। हाँ, ये उसका तरीका कार होना चाहिए, उनको पहले यहाँ सहूलतें देनी चाहिए। इंडस्ट्री जोन जैसे अभी ये मोटरवे पे बना हुआ है, ये फैसलाबाद में बना हुआ है, ये आपके सुंदर में बना हुआ है, ये कितने एक और लॉन्च कर रहे हैं अनकरीबी। तो ये इंडस्ट्री को वहां प्लाट देके आसान किस्तों के ऊपर मूव करना चाहिए, उनको सहूलतें देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरी रह गया कि आपको बिलावल साहब को आप चंद दिन पहले उन्होंने एक उधर असेंबली में स्पीच की थी, आप सुन लेते तो शायद बेहतर होता, कि उसमें उन्होंने यही तो रोना रोया था, उन्होंने यही कहा था गवर्नमेंट से, और इससे ज्यादा हम क्या कहें। उन्होंने हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था उस टाइम, टारगेट करके कहा है कि खुदारा इस अवाम के लिए करें, इस अवाम को बलदियाती निजाम दे दे। आप कहते हैं कानून साजी करें, मैं तैयार हूं कानून साजी के लिए,
आए, वो कानून साजी करें जो आवाम के भले के लिए है, वो कानून साजी करें जो इस्लामाबाद में लेवी कम करने के लिए कोई हो स्पीच तो जरा वही मैं आ रहा हूँ ना, वो अवाम की RDP जब के बात लिए। की जाती है उसमें लेवी भी आती है, उसमें ये नहीं आती कि लेवी को छोड़ दिया गया है, सबसे बड़ा मसला टैक्सेस इस वक्त को देख के पेट्रोलियम कर दिया मसनूआत गया। बनी हुई है। अब हम गन पॉइंट पे हुकूमत को मनवा नहीं सकते, सदर के पास क्या इख्तियार है? क्या वो प्राइम शो बुला कह सकता है कि ये काम नहीं करो तुम? नहीं कह कितने बेबस सकता। हैं। गवर्नर कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि देखो गवर्नर तो यहां तक कह सकता है कि मुझे अच्छी तरह याद, एक समरी आई गवर्नर साहब के पास कि यूनिवर्सिटियों के वीसी लगने हैं, तो गवर्नर साहब ने कहा कि ये जो 3-3 नाम होते हैं, इनमें ये वाले नाम जो है ना, ये प्रायोरिटी पे रखे गए हैं, ये नाम इनमें कुछ है गड़बड़। तो मोहतरमा साहबा ने अपनी कैबिनेट का इजलास बुलाया, वहां से प्रूव करके लगा दिया। अब गवर्नर साहब के पास क्या है कि उसको रोके जाके? हमने तो आवाज उठानी, हमने आवाज उठाई, हम जहां आवाज उठानी होती है आवाम के लिए हम आवाज उठाते ठीक हो हैं। गया। ये बताएं शबान साहब, इन्होंने तो कह दिया कि आपकी इंडस्ट्री को निकलना चाहिए, बता दें जरा। वो कहते हैं नहीं environment सिर्फ का निकल मुद्दा है। नहीं, टायर आप जलाते मैंने हैं, काफी नहीं, कुछ मैंने बताया। ये भी कहा है कि उनको बेहतर सहूलत दे के उनको जोन बना के वहां इजी प्लाट दिए जाए किस्तों पे, और वहां उनको मसले शिफ्ट का हल किया तो जाए। निकाल दिया इन्होंने। दरअसल मेरे भाई ने अभी तक ना तो मास्टर प्लान देखा है दोनों का, ना रोडा का ना एलडी का, ना वो इंडस्ट्री देखी है जो उन्होंने लिस्ट अप की है। बता दिया उन्होंने, टायर किस जलाते हैं आप वहां पर। किस नोयत की इंडस्ट्री ने, इन्हें नहीं इल्म, इसलिए इन्होंने ये बात कर दी है। ये आज जाएं, पहले वो लिस्ट देखें, उनसे मास्टर प्लान मांगे, गवर्नमेंट बैठे हैं ना, वो मास्टर प्लान दे दें तो इन्हें समझ आ जाएगी कि वाकई ये कोई इंडस्ट्री के लिए कोई खैरखाही का आंसर है। अगर महमूद बूटी है वहां एक प्रकार लगा देती है रोडा की इंडस्ट्री यहाँ आ जाए, और ये साइड पे दरोगा वाला, करौल घाटी, बमा झुगियां, ये सारी इंडस्ट्री जो उसके बिल्कुल साथ है, अगर तो वो उसको लीगलाइज कर रहे हैं, वो धुएं वाली है, तो वो क्यों कर रहे हैं? अगर वो धुएं वाली नहीं, ठीक है, जो दूसरी इंडस्ट्री है उसको वहीं जहां वो एग्जिस्ट कर रही है वहां लीगल क्यों नहीं किया जा रहा? ये थोड़ी सी तवज्जो देंगे, मेरे साथ आएंगे, मैं इन्हें दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ये समझ जाएंगे कि अब ये बता कितना देना बड़ा वो जुल्म टायर है। टायर क्यों जलाते हैं आप? तो जो आपके बारे में उन्होंने बताया जी, आप भी टायर जलाते हैं, जो- और क्या क्या जलाते हैं जनाब? आसान जो बताएं। जो टायर जलाने वाली कंपनी टायर, इसमें भी मैं थोड़ा सा अब और वजाहत दे देता हूँ। फ्यूल वगैरह आप टायर एक ममनुआ फ्यूल है, कार्बन उसे ऑयल, जो उसे कशीर शुदा ऑयल है, वो ममनुआ है। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ, ये क्या ये जो दुबई फर्नेस का से धुआं है वो ये- ममनुआ नहीं है? जी बिल्कुल ममनुआ है। ये जो जो मेल है, जहाँ सरिया बनता है, एंगल बनता है, टीप बनती है, वो ममनुआ नहीं है? अच्छा, मैं जी, इसका आपकी- जवाब बता दें मुझे। मैंने क्रॉस नहीं किया। आप मेरी बात सुनेंगे, आपके सवाल का Easy जवाब हो जाएगा इसमें मुझे। आ जाएगा। ये जो दुबई से आते हैं ना कंटेनर भर के, मैं कहता हूँ वहीं क्यों नहीं रुकते हैं अगर ममनू है तो? फिर यहाँ आते हैं। मैंने खुद ईपीए से मिल के, मैंने अपनी एसोसिएशन का कोई ऐसा बंदा मेंबर भी नहीं बनाया, और उनकी आयल कशीद करने वाली 18 भट्टियां तोड़वाई, उन्हें यहाँ से मूव करवाया, और जो गुड फ्यूल यूज करते हैं जिस तरह फर्नेस आयल है, ये ममनुआ नहीं है। इसी तरह ये जो ज़रई, ये जो इसका छिलका है चावल का, वो सारी उस पे बेसिक से मिलके 2% पे उन्हें वो वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग करवा के अच्छा, मुझे ये बताइए, टेक्सटाइल मिले वाले भी टायर जलाते हैं? तो और बाकी भी जितनी इंडस्ट्री नहीं है? जी, उसमें जस्ट मैं हूं, मेरा इंजीनियरिंग सेक्टर ओके, है, इन्होंने तो हमारा बता तो दिया ना। कोई ये मफरूजे पे मबनी बात है, ये हकीकत इसमें नहीं है। ये जो जितनी भी लिस्ट है 5000 इंडस्ट्री, जब ये उठा के देखेंगे, इन्हें शायद कोई नजर आए, शायद कोई 0.001% ऐसी कंपनी हो, सारी की सारी कंपनी लीगल। अभी ये जो मार्बल बनाने वाली कंपनी है, ये कौन सी टायर जलाती है? इसमें कौन सा टायर यूज होता है? ये जो शीट मेटल है, जैसे मेरी कंपनी है, उसमें कौन सा टायर यूज होता है? मेरे पास ना फर्नेस है। ये जो स्टील रिरोलिंग है, वो इंडस्ट्री बैन हो चुकी है, ये आयल ही नहीं आने देते हम इधर। और हम खुद उस इंडस्ट्री के खिलाफ हैं जो इस्तेसाल पैदा करती है, मार्केट में वो 10 रुपए सस्ता बेचते हैं हम गुड फ्यूल को यूज करने वालों से, हम तो उसके खिलाफ हैं। लेकिन खुदारा हुकूमत वक्त भी समझे और उनके वज़ारा मशरा भी समझे कि ये जो इस वक्त हुकूमत ने ये जो दोनों अथॉरिटीज को अथॉरिटी दी हुई है, अल्लाह के बाद वो अपनी अथॉरिटी यूज कर रहे हैं, बहुत और उस शुक्रिया। इंडस्ट्री को बंद करने पे तुले हुए हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मेरी शुरा की बातें सुनी। बात यह है कि मौजू तो बहुत बड़ा था, लेकिन टाइम की किल्लत होती है, इसलिए हमने कोशिश की कि जो अहम जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हम बात कर लें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान एहसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।